दंगों का दंश वो पहुंच चुका है राहत शिविरों में, जहां हजारों परिवार अपनी मजबूरी की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अब जिला प्रशासन को उनके लिए कोई ना कोई सवाल उठता है, जब कवाल में सब लोग एक साथ रह सकते हैं, जहां पर इस बवाल की शुरुआत हुई थी, तो आखिर जो राहत शिविर में जो पीड़ित रह रहे हैं, जो उनका कहना है कि वो अपने गांव नहीं जाएंगे, एक कवाल एक मिसाल बन गया है। बिल्कुल कवाल मिसाल ही बन गया है, क्योंकि जिस प्रकार से एक विवाद हुआ, एक हत्या के बाद ये मामले की शुरुआत हुई और उसके बाद पूरा मुजफ्फरनगर जल उठा, लेकिन आज कवाल में जिस प्रकार से अमन चैन और प्यार वहां दिखाई दे रहा है, वाकई कवाल एक मिसाल बन चुका है इस समय। दंगा पीड़ितों को कवाल से सबक लेना चाहिए और अपने गांवों की ओर लौट जाना चाहिए। निश्चित तौर पर सबक लेना चाहिए और वही प्रेम के साथ एक दूसरे मिलजुल कर रहने की भावना को अपने अंदर पैदा करना चाहिए और रहने का प्रयास करना चाहिए और राहत शिविरों को से वापिस लौट जाना चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा जो अहम कदम उठाने होंगे वो जिला प्रशासन को उठाने होंगे। सबसे पहले राहत शिविरों से उनको सर्दी विश्वास जीतना हो, विश्वास की भावना तो पैदा करनी पड़ेगी, वो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो या फिर राहत शिविर में रह रहे लोगों के बीच में हो, तभी ये मामला शांतिपूर्ण होगा। शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से दिनेश पवार ने गहराई से बताया कि कवाल के क्या हालात हैं। कवाल से बीती 8 सितंबर को बवाल की शुरुआत हुई थी, उसके बाद कई गांवों में दंगा भड़का था। कवाल में शांति है, कवाल में अमन और चैन है, कवाल एकता की मिसाल बन गया है। तो दंगा पीड़ित जो हैं, जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उन्हें भी कवाल से सबक लेना चाहिए। न सिर्फ सरकार को जो ईटीवी की टीम ने चिताया है वो तो आगे करेंगे ही, लेकिन जो दंगा पीड़ित हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए और कवाल जो एक मिसाल बन चुका है, उसी तरह से वो अपने घरों की ओर जाएं, अपने गांवों की ओर जाएं और फिर से वही जिंदगी गुजारें जो वो हमेशा जीते आए हैं। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ उमेश श्रीवास्तव, ईटीवी न्यूज, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर फसाद और राहती कैंपों की बदहाली समाजवादी पार्टी का पीछा नहीं छोड़ रही है। लाख पर्दापोशी के बावजूद मुजफ्फरनगर के मुतासरीन का दर्द अखिलेश हुकूमत के लिए दर्द सर बन गया है। एक मरतबा फिर समाजवादी पार्टी ने मुजफ्फरनगर के फसादात को अफसोसनाक बताया और ये भी कहा कि हुकूमत तमाम तर इक़दाम कर रही है। ताहम समाजवादी पार्टी के तर्जुमान ने इक़दाम की तफसील नहीं बताई। स्तर पर उस पर प्रशासनिक स्तर पर काम किया जा रहा है। वहां पर एक दुखद हादसा हुआ है। जो पीड़ित है, समाजवादी सरकार की उनके प्रति संवेदना है और सरकारी स्तर पर वहां पर जितना भी काम किया जा सकता राहत का सरकार कर रही है। लेकिन कर्नाटक के चिकमंगलुरु शहर में दो फिरकों के दरमियान हुई झड़प के बाद वजीर आला सिद्धारमैया ने मुकामी लोगों से अमन कायम करने की अपील की है। चिकमंगलुरु में आज सुबह हुए फसादात के सिलसिले में बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने कहा कि एक तबके के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए शरपसंद अनासिर ने यह हरकत की है। वादह है कि चिकमंगलुरु शहर के एमजी रोड में वाक़ एक मजहबी मुकाम पर मुर्दा जानवर फेंके जाने के बाद शहर में फिरकावाराना कशीदगी का वाक़या पेश आया था। ಸಮಾಜಘಾತಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸಮಾಜ ಒಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರದೇ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಡ್ಕೋಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. नौजवानों में मजहबी और अदबी रुझानात को फरोग देने के लिए बेंगलुरु में एक उर्दू माहनामा का इजरा अमल में आया। तर्ज तहरीर नामी इस माहनामे का इजरा कर्नाटक यूथ कांग्रेस के सदर रिजवान अरशद और साबिक रियासती वजीर रोशन बेग के फर्जंद रुमान बेग के हाथों अमल में आया। तर्ज तहरीर के मुदीर मुनीर अहमद जामी ने कहा कि यह माहनामा पर्चे की शक्ल में शाये किया जा रहा है। इसका अहम मकसद नौजवानों में मजहबी और अखलाकी अख्तार को फरोग देना है। तर्ज तहरीर यानी इसकी मुनासिबत से हम लोग एक नया जहन देना चाहते हैं, खास बिलखुसूस नौजवानों को हम लोग ये पैगाम देना चाहते हैं कि मजहब से दूरी इंसान को जहालत की तरफ ले जाती है, ताकि हम लोग नौजवानों को यही मकसद हमारा है कि फिर से उनको अपने मजहब की तरफ लाएं। नए असातिज़ा के तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने टीचर अहलियती इम्तिहान यानी टीईटी में कामयाबी को लाजमी करार दिया है। इस सिलसिले में 15 दिसंबर को महाराष्ट्र भर में टीईटी यानी टेट इम्तिहान मुनक्किद हुआ। इन इम्तिहानात में
उर्दू मीडियम के तकरीबन 6 लाख से ज्यादा तलबा ने हिस्सा लिया। इम्तिहान में शरीक तलबा की शिकायत है कि सवालिया पर्चे में कई गलतियां थी, जिसकी वजह से इन्हें मुश्किलात पेश आई। इस मसले के हल के लिए असर-ए-नौ इम्तिहानात के इनेकाद की मांग की जा रही है। कई मुश्किलात का इसमें सामना करना पड़ा पेपर्स में, क्योंकि इसमें कई 40 से 50 करीब सवालात जो ग्रामेटिकली मिस्टेक से आए हैं। तो इसमें मुझे ही नहीं बल्कि जितने हजारों तलबा और तालिबात है सबको इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल, ये उर्दू मीडियम के तो साथ साथ मराठी मीडियम के भी जितने भी जो तलबा है जो इस शोबे से ताल्लुक रखते हैं, डीएड बीएड, ये सभी के साथ जो है तो इस्तेसाल है। ये गवर्नमेंट, इससे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट चाह रही है कि तलबा ना पास हो। पूरे महाराष्ट्र में उर्दू और मराठी के 6,335 बच्चों ने एग्जाम दिया है टीईटी का, और टीईटी का एग्जाम इतना हार्ड था वो पेपर में कई ऐसी गलतियां थी कि बच्चों ने पेपर हल नहीं कर सके और बड़ी मुश्किल से 10 से 15% रिजल्ट आ रहा है। तो ये हुकूमत, मैं चाहता हूं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर राजेंद्र दड्डा जी से और मोहतरमा फौजिया खान से मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि हुकूमत ने इस तरफ खास तौर पर ध्यान देकर वो पेपर फिर से उन्होंने एग्जाम लें और सही उसका ट्रांसलेशन, जिसने गलती की है पेपर निकालने में, पेपर सेटअप करने में, जिसने गलती उन पर कार्रवाई करें। नजर खास बात का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। बाबा क्या नेक खड़ी है आई, मुन्नी को घर लेकर भाभी है आई। खुशियों में तुम भूल न जाना, रखना मेरी बात को याद। हाँ, जैसे देखभाल है जरूरी, डॉक्टर की सलाह जरूरी, वैसे ही बच्चे के जन्म का इंदराज है बहुत जरूरी। स्कूल में हो दाखिला या हो राशन कार्ड, पासपोर्ट वीजा हो या फिर हो वोटर आई कार्ड, बगैर जन्म सर्टिफिकेट कुछ नहीं आसान। यही है उसकी असल पहचान। अपने बच्चे के जन्म और नाम का इंदराज जरूर करवाएं। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। जॉइंट पेन, बैक एक, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खास बात। हैदराबाद में ऑल इंडिया मरकजी मजलिस चिश्तिया की जानिब से सर रोजा जश्न खुसरो का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद हजरत अमीर खुसरो के हयात और कारनामों को आम करना है। इस तकरीब में ईरान और तुर्की के कौंसिल जनरल्स के अलावा उत्तराखंड के गवर्नर डॉक्टर अजीज कुरैशी और कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने भी शिरकत की। हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के अलंबरदार हजरत अमीर खुसरो की हयात, तालीमात और खिदमात को मुतारफ करवाने के मकसद से जनूबी हिंद में जश्न खुसरो का हैदराबाद में आगाज हुआ। जश्न के इफ्तिताही इजलास में मौजूद कौंसिल जनरल ईरान और हैदराबाद में नौ कायमशुदा जमहूरियत तुर्की के कौंसिल जनरल भी मौजूद थे। इस मौके पर कौंसिल जनरल ईरान हसन नूरियान ने अमीर खुसरो के फारसी कलाम को हिंदो ईरान के दरमियान सदियों पुराने ताल्लुकात की एक मिसाल करार दिया। वहीं कौंसिल जनरल तुर्की मुराद उमर गुल ने इस बात पर मुसर्रत का इजहार किया कि तुर्की नस्ल अमीर खुसरो ने इंसानी तहजीब की तरक्की में अहम रोल अदा किया। We can say Amir Khusro Dehlavi or Tutiya Hind or Saadiya Hind is one of the best examples of our cultural relation between two countries. He was a cultural figure without parallel. There was much interaction between India and Turkey in the history, in all fields, be it commercial, political, or cultural fields. I think Emir Khusro and his works, as well as his philosophy, is a living reminder that our two nations are much more closer than it first appears to the eye. हजरत अमीर खुसरो की खिदमात की हिंदुस्तानी तहजीब पर असरात को याद करते हुए मौजूदा दौर में भी हजरत अमीर खुसरो की तालीमात को आम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। जो आपने मकसद अपना बताया कि आप चाहते हैं कि मजहबी रवादारी के सबक दोबारा बहाल करने के लिए वो हमारे माशरे में उसकी तरफ तवज्जो फिर जाने के लिए अगर सूफी सिलसिला के सबक को हम बुनियाद में रखें तो हम कोई गलत नहीं कर रहे, सही रास्ता वही है।
वही असर है जो इस अनेकता में हमारी एकता लाता है। अमीर खुसरो ने हिंदुस्तान के लोगों को मजहब की कट्टरपन की दीवार को गिराकर इंसान के बीच जो नफरत की तंगदर्दी की दीवारें उठती हैं, किले बनाए जाते हैं, उनको मिसबार करके एक इंसानी बुनियाद को, इंसानी समाज को कायम करने की कोशिश की थी, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। हैदराबाद में मुनक़िदा सरोजा जश्न खुसरो में सेमिनार बाउनवान तस्करे खुसरो, सूफी मौसीकी रेस प्रोग्राम, रंगे खुसरो और महफिल खुसरो का एहतमाम किया जा रहा है। ईटीवी न्यूज हैदराबाद। जमहूरियत तुर्की ने हैदराबाद में अपने कौंसिल जनरल का तकर्रुर किया। मुराद उमरोगलू हैदराबाद में तुर्की के पहले कौंसिल जनरल होंगे। आज मुराद उमर ने हैदराबाद में मुनक़िदा जश्न खुसरो में एजाजी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। मुराद उमर ने कहा कि वो कौंसिल खाने के क़याम के लिए शहर हैदराबाद में मुनासिब इमारत की तलाश में है। इन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि सितंबर 2014 तक हैदराबाद में जमहूरियत तुर्की का कौंसिल खाना मुकम्मल तौर पर काम करने लगेगा। ईरान और अमेरिका के बाद तुर्की ऐसा तीसरा मुल्क है जिसकी हुकूमत ने हैदराबाद में बाज़ाब्ता कौंसिल खाना कायम किया है। First priorities is to serve the Indians in Hyderabad by establishing a direct line connection from Istanbul to Hyderabad via Turkish Airlines. So this is our basically project number one, and I hope to take this up with the relevant authorities here. Once we can establish this line, it will contribute greatly to economic and cultural relations between Turkey and Andhra Pradesh. जश्न खुसरो के सिलसिले में जुबली हॉल में हजरत अमीर खुसरो की शख्सियत, उनके कारनामों और खिदमात पर एक सेमिनार तस्करे खुसरो के उन्वान से मुनक़िद हुआ। इस सेमिनार में हजरत अमीर खुसरो को हिंदुस्तानी तहजीब, जबानों और रूहानी अफकार का तर्जुमान करार दिया गया। सेमिनार में शुमाली हिंद और जनूबी हिंद की यूनिवर्सिटियों के स्कॉलर्स ने अपने मकाले पेश किए। हिंदू मजहब वहदानियत का मजहब, खुदा को एक मानता है। ये एक बड़ी बात थी जो खुसरो ने कही, कि कोई यानी एक इनकलाबी मामला था जो उन्होंने, और ये जुर्रत कहां से मिली उन्हें? ये जुर्रत मिली उन्हें अपने बुजुर्गों से, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से और उनके पीर मुर्शिद से, और उनको उनके पीर मुर्शिद से, और सबको दादा पीर से, जिन्हें हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहते हैं। उनकी तालीमात अगर हम अपने सामने रखें तो मैं ये महसूस करता हूं कि खुसरो की सारी जिंदगी और सारा कलाम उन्हीं तालीमात की शर्ह-ओ-तोज़ी है। अब ये तो खड़ी बोली हिंदी जो दिल्ली के आसपास बोली जाती है उससे हिंदी बनी, और वहीं पर ही जो उर्दू भी वहीं खिला जो था, उसके वहां जो भाषा थी, जबान थी जो, तो ये जो दोनों जबानें हैं, ये जब दो बहनें हैं, तो हम लोग पीछे मुड़कर देखें तो मुझे एक ही बड़ी शख्सियत नजर आती है। वो आते हैं मुझे अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो असल में सही मायने में वालिद है, दोनों के वही वालिद हैं, वो वही पिता हैं, क्योंकि उनमें वो आज की जो हिंदी जो खड़ी बोली है दिल्ली के आसपास जो बोली जाती है, वो हम सबसे पहले अमीर खुसरो में देखते हैं। अगर पुरसी न्यायश अजमानी दरान नीज अज दिगरहा कम नदानी। खुसरो ने अपने फारसी कलाम में मुतअद्दिद हिंदी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो उसका सबूत है कि खुसरो इस जबान से वाकिफ थे, जैसे कटगढ़, टीका, चंदन, तलवाड़ा, धात, झोपड़ी वगैरह। खुसरो ने दरियाए गंगा को नील और दजले पर फौकियत दी है, और हिंदुस्तानी तूती उनकी नजर में बुलबुल से कम बेहतर है।
दिल्ली उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने अपना इस्तीफा नई हुकूमत को भेज दिया है। अख्तरुल वासे ने दिल्ली के नए वजीर आला अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा भेजते हुए लिखा है कि साबिक वजीर आला ने इन्हें दिल्ली उर्दू एकेडमी का वाइस चेयरमैन मुकर्रर किया था और ओहदे पर रहते हुए इन्होंने उर्दू के लिए अपनी हर मुमकिन खिदमत अंजाम दी है। इन्होंने ये भी लिखा है कि उर्दू के बका और तरक्की के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इन्होंने इस्तीफे के साथ उर्दू के ताल्लुक से कुछ सिफारिशात भी भेजी हैं, जिनके बारे में इन्होंने केजरीवाल से दरख्वास्त की है कि इन सिफारिशात को नाफिज किया जाए। नजर खास बात में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। खास बात को पेश करने में ताउन किया Orchid Residency, where life comes alive. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। आपकी पार्टी की हुकूमत है, तकरीबन जो है वो 10 साल उसको पूरे होने वाले हैं। क्या लेखा जोखा है आपके पास? क्या आप मुतमईन हैं? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करना बाकी है। मुस्लिम मसाइल का सवाल है। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हम लोग जब भी मुस्लिम मसाइल की बात करते हैं तो हम हमेशा इसको सियासत से जोड़ करके करते हैं। दावे इनकी तरफ से किए गए हैं, क्या वो वाकई आप भी उनसे जो इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि वाकई इतना काम तो वाकई हो गया? इधर उधर ये लोग बोलते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज तक उस पर बहस नहीं हुई, ताकि हम लोग उसका पोस्टमार्टम करें। सोशल वर्कर होने के नाते, सोशल जो है वो जिम्मेदारी निभाने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं सारी चीजों को? कांग्रेस पार्टी की नीति तो ठीक है कागज पर, लेकिन उसकी नीयत को ठीक करना जरूरी है। वो नीयत जो है वो सामने रिजल्ट की शक्ल में आनी चाहिए। यूपीए दौरे हुकूमत में अक़लियतों की हालत इज़ार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हिंदुस्तानी अदलिया को दरपेश चैलेंजेस। नाजरीन, ETV समाजी अहमियत के हामिल कामों में हमेशा ही पेश रहा है। इस सिलसिले में ETV ने जुमेरात को अदलिया को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर एक सेमिनार का एहतमाम किया। ETV हिंदी और उर्दू चैनलों के हेड जगदीश चंद्र की पहल पर मुनक्किदा इस सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस GS सिंघवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस सेमिनार में लोकायुक्त जस्टिस SS कोठारी, रुकन असम्बली अशोक परनामी और मेयर ज्योति खंडेलवाल समेत गुलाबी शहर की सरकर्दा शख्सियतों के अलावा लॉ स्टूडेंट्स ने शिरकत की। नाजरीन, अगले आधे घंटे में हम जानेंगे
कि आखिर हिंदुस्तानी अदलिया के सामने क्या चैलेंजेस हैं। ईटीवी राजस्थान की जानिब से जयपुर के होटल क्लार्क्स आमिर में अदलिया को दरपेश चैलेंजेस के मौजू पर मुनक्किदा सेमिनार में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस GS सिंघवी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। जस्टिस सिंघवी ने अदलिया को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र करते हुए इनकी वजूहात पर तफसीली रोशनी डाली। इसके अलावा उन्होंने मसाइल का हल भी बताया। प्रोग्राम की कार्रवाई चलाते हुए इब्तिदा में ईटीवी राजस्थान के प्रोग्रामिंग हेड परवीन दत्ता ने जस्टिस सिंघवी का तारुफ पेश किया। इनके बारे में कुछ भी कहना सूरज को चिराग दिखाने समान है, पर फिर भी कुछ बातें बार बार दोहराकर अगर गर्व से सिर ऊपर होता हो तो वो कहने में कोई बुराई नहीं। और ऐसी ही शख्सियत है हमारे आज के मुख्य वक्ता जस्टिस रिटायर्ड श्री GS सिंघवी। आपका जन्म 12 दिसंबर 1948 को राजस्थान के ही जोधपुर में हुआ था। आपने 1968 में जोधपुर यूनिवर्सिटी से अपनी स्नातक डिग्री प्राप्त की और उसके बाद 1971 में राजस्थान यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल के साथ अपनी लॉ की डिग्री प्राप्त की। एज ए लॉयर आपने राजस्थान हाई कोर्ट में ज्यादातर संवैधानिक कानून में काम किया। आप राजस्थान हाई कोर्ट में 1990 में जज बने। उसके बाद में पंजाब, हरियाणा और गुजरात में भी आपने काम किया। इसके बाद आप आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के 2005 में चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए, जिसके बाद 2007 में आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाए गए। ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनलों के हेड जगदीश चंद्र ने जस्टिस GS सिंघवी का खैर मकदम करते हुए ईटीवी की जानिब से समाजी अहमियत के हामिल मसाइल को हमेशा उठाने की बात कही। जगदीश चंद्र ने अपनी खैर मकदमी तकरीब में अदलिया को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली। मैं ईटीवी परिवार की ओर से इस सेमिनार में पधारने के लिए आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। ईटीवी हमेशा ही सामाजिक सरोकार से जुड़ा रहा है। चैनल के साथ साथ हम अपना सामाजिक दायित्व भी निभाते हैं। विभिन्न विषयों पर हम डिस्कशंस, सेमिनार, चर्चा आयोजित करवाते हैं, जिसमें कि आप सबको अपने विचार व्यक्त करने का, विचार सुनने का और देश के डेवलपमेंट एजेंडा से जुड़ने का एक मौका मिले, एक अपॉर्चुनिटी मिले। इसी क्रम में आज की ये सेमिनार है, आज का यह समारोह है। मैं समझता हूं पिछले कई वर्षों में शायद पहली बार राजस्थान में जिसे कहते हैं सन ऑफ द सॉइल अर्थात गुदड़ी के लाल, और जस्टिस GS सिंघवी ने राजस्थान के लिए एक गौरव का काम किया है। अपनी लेखनी, अपने विवेक और अपने फैसलों से सारे देश का ध्यान आकर्षित किया। भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में नए पन्ने लिखे, नई विधाएं रची और लीक से हटके जिस तरह से फैसले दिए तो ऐसा लगता नहीं था कि जस्टिस सिंघवी राजस्थान से हैं। ऐसा लगता था वो देश के हैं, पूरे देश के हैं। वो किसी ऐसे प्रांत से पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका व्यक्तित्व रीजनल से बढ़कर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तक हुआ। संसार के कई देशों में उनके फैसलों की चर्चा हुई। पूरे देश में, मीडिया में, संविधान निर्माताओं में उनके फैसलों ने सबको झकझोरा। अभी कुछ दिन पहले वो सेवानिवृत्त होकर राजस्थान आए हैं। राजस्थान से उनका रिश्ता है, आते जाते रहते हैं। तो हमारा विशेष आग्रह था उनसे कि वो एक बार जयपुर आएं और हमारे इस सेमिनार में शामिल हों, अपने विचारों से, अपने फैसलों से। और इन सबसे जो नया सवाल खड़ा हुआ है आज देश के सामने,
challenges before Indian judiciary. आज न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं? न्यायपालिका राजनीतिक संस्था नहीं है, उसे समर्थन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके फैसलों का जो रेस्पॉन्स आया है, जो लोकप्रियता आई है उनके फैसलों से, उससे निश्चित तौर पे आम आदमी ने न्यायपालिका के इस बढ़ते हुए दायरे का, इस बढ़ते हुए अधिकारों का, इस बढ़ते हुए ज्यूरिसडिक्शन का स्वागत किया है। तो इस सारे माहौल में हम ये आग्रह करेंगे हमारे मुख्य अतिथि जस्टिस सिंघवी साहब से कि वहां आएं और हमारा मार्गदर्शन करें और ये बताएं कि आज देश में न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं और इतना जो क्रांतिकारी कार्यकाल उनका सुप्रीम कोर्ट में रहा, उन्हें आज कैसा महसूस होता है कि वे जो इतने बड़े फैसलों के एक पार्टी रहे हैं, एक अग्रदूत रहे हैं। तो खास पेशकश में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। और फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश अदलिया को दरपेश चैलेंजेस। जस्टिस सिंघवी ने कहा कि अदलिया की जबान समझने में आम लोगों को दुश्वारी होती है। एंग्लो सेक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस को जस्टिस सिंघवी ने अलमिया करार दिया है। उनका कहना है कि आजादी के बाद से इंसाफ की उम्मीद करने वाले गरीब अदलिया की जबान समझने से कासिर हैं। जस्टिस सिंघवी का कहना है कि एंग्लो सेक्शन ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपनाने की गलती की गई। अपने फैसलों के लिए मारूफ सुबकदोश जज ने अदलिया को दरपेश कई मसाइल गिनवाए। मसाइल के हल के लिए सेमिनार में जस्टिस सिंघवी ने अपनी बेबाक राय रखी। जस्टिस सिंघवी ने कहा कि अदलिया के सामने जेर इल्तवा मुकदमों से लेकर जजों और महकमे कानून के अफसरों की कमी, बुनियादी सहूलतों का फुकदान, बजट की कमी, इंसाफ का हुसूल, आम आदमी के दस्तरस से बाहर होने के साथ साथ कई चैलेंजेस हैं। दस वर्षों से न्यायपालिका के बारे में सिर्फ 2 प्रश्नों पर वाद विवाद होता है, विवेचन होता है, सेमिनार किए जाते हैं, 1 से अधिक व्यूज एक्सप्रेस किए जाते हैं। एक तो है न्यायपालिका में नियुक्तियां और विशेषकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा कहा जाता है ह्यूज पेंडेंसी ऑफ केसेस। ये एक ऐसी छड़ी है, पेंडेंसी ऑफ केसेस, जिसको कार्यपालिका और विधायिका में कार्य करने वाले लोग हमेशा इस्तेमाल करते हैं न्यायपालिका के विरुद्ध। वास्तव में क्या चैलेंजेस हैं, वास्तव में क्या कठिनाइयां हैं न्याय पाने में, उसके बारे में शायद विस्तृत और गहन विचार न किया जाता है, न कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज की जाती है। इसलिए मैं ETV को सर्वप्रथम साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया। मुझे बुलाना मात्र एक औपचारिकता थी, क्योंकि मैं इसी धरती का पुत्र हूं और उनका अधिकार बनता है कि मैं अपनों के बीच में आकर
इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करूं और लोगों को बताने का प्रयत्न करूंगा कि न्यायपालिका की कार्यप्रणाली किस तरह की है और न्याय लोगों को मिलने में